हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंबशन का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, कंबशन कितने टाइप्स का होता है, इन पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था। हमने रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में स्टडी किया था कि ये कंबशन क्या है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कंबशन की जब प्रोसेस होती है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, कौन कौन सी कंडीशंस प्रेजेंट होना बहुत कंपलसरी है। जैसा कि हमने देखा था जो रैपिड कंबशन था उसमें लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रहा था जब भी कंबशन का प्रोसेस हुआ। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हुआ था, उसमें भी लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, आप बिना उसे हीट दिए ही अगर कोई चीज अपने आप जलने लग रही थी तो वो था स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या था कि बहुत स्पीडली कंबशन का प्रोसेस हो रहा था। और जो एक्सप्लोसिव कंबशन था उसमें हमने देखा था कि जो कंबशन का प्रोसेस है उसमें लाइट, हीट और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा था। उस साउंड प्रोड्यूस होने का रीजन क्या था कि जो आपका कंबस्टेबल सब्सटेंस था उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट थे। जैसे ही आप उसको हीट दोगे तो वो जो केमिकल्स थे उनसे गैस रिलीज होगी और साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था पटाखे जब जलाते हैं तो जैसे ही आप उसे हीट दोगे उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उससे गैस जब रिलीज होती है सडनली तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो कंबशन की कंडीशन का प्रोसेस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, तो उसमें देखो कि जो हमारा फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी जो कंडीशन है वो है फ्यूल ऑब्लिक कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी आपके पास एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना बहुत कंपलसरी है। जब तक आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है तो क्या आप उसे बर्न कर सकते, वो हम बर्न कभी नहीं कर सकते। उसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास फ्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो आप बर्न किसे करोगे। तो और एक ऐसा सब्सटेंस भी आपके पास होना चाहिए जिसका कंबशन हो सके। आपके पास स्टोन है तो क्या आप स्टोन का कंबशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पेपर आपके पास है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, या एलपीजी गैस सिलेंडर है, या फिर कुछ अदर मटेरियल जिनका कंबशन जो इजीली जल सकते हैं, ऐसा आपके पास कोई ना कोई फ्यूल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, यानी एयर के अंदर बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन जब हम कंबशन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस आपके पास प्रेजेंट होना बहुत कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है तो कंबशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। थर्ड हमारा पॉइंट आता है हीट टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी आप उसको हीट दोगे, अगर आप हीट नहीं देते हो तो कंबशन नहीं होगा। बट एक स्पॉन्टेनियस कंबशन था जिसमें आप हीट नहीं देते फिर भी कंबशन हुआ था। उसका कंबशन क्यों हुआ था और हमें हीट देना क्यों कंपलसरी है। हमें किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हीट इसलिए देना पड़ता है ताकि उसका टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंच जाए जहां उसका कंबशन हो पाता है। तो उस टेम्परेचर को हमने बोला था इग्निशन टेम्परेचर। जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस का कंबशन नहीं हो पाएगा। तो जो कंबशन जो हीट हम देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो और वो जलना स्टार्ट हो जाए। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है, जो जो कंडीशंस नेसेसरी है, इन कंडीशंस को हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। देखो सबसे पहला हमारा नेसेसरी पॉइंट में आता है कंबस्टेबल सब्सटेंस। आपके पास कोई ऐसा कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए जो इजीली कंबशन या हो सके या जो इजीली जल सके। मान लो आपके पास कोई ऐसा, मेरे पास स्टोन है, मैं स्टोन को जलाना चाह रही हूँ कि जल जाए, मैं इसकी कंबशन की प्रोसेस देखना चाह रही हूँ, तो क्या मैं कंबशन की प्रोसेस को देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, वो कभी भी जल नहीं पाएगा, चाहे आप उसे कितना भी हीट दे दो, कितना भी उसके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसका कंबशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास कोई ना कोई फ्यूल होना बहुत कंपलसरी है। तो देखो कंबस्टेबल सब्सटेंस, the presence of a combustible substance is necessary for combustion to take place। आपको कंबशन की प्रोसेस देखनी है तो आपके पास एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वुड,
कोल, एलपीजी गैस एंड जो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप कंबशन का प्रोसेस देख पाते हैं। सो व्हेन फायर स्टार्ट्स इन ए रूम, फॉर एग्जाम्पल जब भी किसी रूम में, मान लो किसी रूम में, किसी ऑफिस में या कहीं फैक्ट्रीज में आग लग रही है, तो उस आग लगने का रीजन क्या है कि वहां पर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर उस पर जगह पर कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है तो क्या वहां आग लग पाएगी? एक रूम में आपके पास पत्थर है और एक दूसरा रूम है जिसमें आपके पास पेपर्स रखे हुए हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, तो इनमें से कौन सी रूम में आग लग पाएगी? स्टोन वाले रूम में लग पाएगी या जिसमें पेपर्स है उसमें? तो जिस रूम में हमने पेपर्स रखे हैं उस रूम में इजीली आग लग सकती है। कंबशन का प्रोसेस उसमें इजीली हो सकता है क्योंकि जो हमारे पेपर्स है वो एक कंबस्टेबल सोर्स है, बट जो स्टोन है वो नॉन कंबस्टेबल स्टोन सोर्स है जिसमें कि कंबशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। When fire starts in a room, we remove all combustible substance. जब भी आग लगती है हम क्या करते हैं? जो combustible substance है उनको वहां से रिमूव करते हैं। पेपर्स है तो वहां जिन पेपर्स में आग नहीं लगी आप उनको बाहर निकालना चाहोगे, तो जो combustible substance है अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले हम उसी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि कहीं भी आग लग रही है तो उसका रीजन क्या है? आग फायरिंग होने का रीजन क्या है? उसका रीजन है combustible substance या combustible जो सोर्स है वो उसका सबसे बड़ा रीजन है। Like wooden furniture, cloths, books and papers etc. quickly from the room so that the fire may not spread. इनको बाहर इसलिए निकालते ताकि जो फायर है वो स्प्रेड ना हो और ज्यादा ना बढ़ पाए। जो लगी वो लग चुकी, आप उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? वो आगे स्प्रेड ना हो तो वहां से जो कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उनको आप बाहर निकालोगे। बाहर जब उसको निकाल दोगे तो आगे और सब्सटेंस नहीं मिलेगा, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया, जितना मटेरियल, जितना सब्सटेंस आपका जल चुका है वो वहीं तक रहेगी। फिर नेक्स्ट देखो क्या आता है, Due to the presence of a large number of combustible substance, a combustible substance is actually food for fire. जो combustible substance है वो जो combustion का process हो रहा है उसके लिए एज ए फूड है, कि जब तक आपके पास नहीं है कोई भी सब्सटेंस आप कंबशन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो हमारा जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो सबसे नेसेसरी पॉइंट रहता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग या कंबशन। जो कंबशन की प्रोसेस है उसके लिए एयर होना भी बहुत कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल देखो, हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जैसे आपको इस इमेज में ही शो हो रहा है कि आपने एक कैंडल लिया, उसको किसी हार्ड सरफेस पे आपने रखा, उसके नीचे आप क्या करते हो? दो आप वुड की रॉड लगा दो, उसके ऊपर कैंडल को रखा, कैंडल को आप किसी ग्लास काट के ग्लास या किसी से कवर करते हो। तो मान लो आपके पास कोई भी चिमनी वगैरह है, आप उससे उसको कवर करना चाहते हो, ग्लास का आपके पास फ्रेमिंग है। आप जब उस कैंडल के ऊपर वो ग्लास का फ्रेमिंग रखोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है? नीचे दो आपको वुड की रॉड लगा देनी है। आप जब कोई भी नीचे ऐसा कोई भी सब्सटेंस लगा दो कि वो उस सरफेस को, जहां पर आपने कैंडल लगाया है उस सरफेस को वो टच ना कर सके, ऐसा कोई भी मटेरियल रख के आप उस ग्लास को वहां रख सकते हैं। तो जब आप इस चिमनी को, कैंडल को जो चिमनी से जब आप कवर कर देते हैं, लेकिन नीचे यहाँ क्या प्रेजेंट है? दो रॉड प्रेजेंट है, उन रॉड पर आपने उस चिमनी को रखा, ये फर्स्ट कंडीशन है, आप इसको ऑब्जर्व करो। फिर सेकंड कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आपके पास कैंडल है उस कैंडल को जब आपने उस चिमनी से कवर किया, उसके नीचे जो दो रॉड लगाई है, इन रॉड को आप इसमें रिमूव कर दो। कर दिया रिमूव, ये आपकी कंडीशन आ गई बी। फिर थर्ड आपके पास मैं कंडीशन आपको दे रही हूं कि आपने इन रॉड को भी रिमूव कर दिया प्लस चिमनी को ऊपर से भी आप कवर कर दो, ऊपर से भी आपने इसको कवर कर दिया। अब ये जो तीनों कंडीशंस है इनमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो इसमें देखो, जब आपने किसी भी कैंडल को जब आप चिमनी से कवर कर रहे हो, उसमें नीचे जिस सरफेस पर कैंडल लगा हुआ है अगर वो चिमनी उस सरफेस को टच नहीं कर रही है क्योंकि आपने उसको रॉड पर रख दिया, तो आपका कैंडल जो है वो इजीली बर्न होता रहेगा, जैसा आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि ये इजीली बर्न होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसके नीचे से जो दो रॉड आपने लगाई थी उनको हटा दिया, तो जो चिमनी है ग्लास का वो किसको टच हो गया?
जिस हार्ड सरफेस पर आपने कैंडल को लगाया है वो उसको टच हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा कैंडल है वो बहुत स्लो, उसका जो बर्निंग का जो प्रोसेस था वो स्लो हो जाएगा, पहले वाले की कंपैरिजन स्लो हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन में आपने क्या किया, उस चिमनी को ऊपर से भी कवर कर दिया। अब वो जो आपने ग्लास की जो कवरिंग कैंडल के चारों ओर लगाई थी वो नीचे से भी कवर है और ऊपर से भी कवर है, तो अब उसे एयर नहीं मिल पा रही। और कंबशन की प्रोसेस में हम बात किसकी करते हैं, ऑक्सीजन गैस की, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो वो क्या होगा, बिल्कुल जलना बंद हो जाती है। इसमें बर्निंग का प्रोसेस देखो बिल्कुल बंद हो गया। तो देखो एक मतलब आप इसके लिए एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एक इजीली बहुत कर सकते हैं कि आपने कैंडल को हार्ड सरफेस पे लगाया, उसके ऊपर आपने कांच का ग्लास रख दिया। जब कांच का ग्लास रखोगे तो आप देखो वो कैंडल जलना बंद हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता लगता है कि जो हमारी कैंडल है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। जब आप उसे कंप्लीटली कवर कर देते हो कैंडल को कांच के किसी कवरिंग से, जब आपने उसे कवर कर दिया तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो जलना बंद हो जाएगी। तो देखो इस डायग्राम में, फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, आपने एक कैंडल को एक टेबल पर आपने या हार्ड किसी स्टैंड पर आपने हार्ड सरफेस पर उसे फिक्स कर दिया। पुट ए ग्लास चिमनी, आपने ग्लास चिमनी ली, इसके ऊपर लगाई ओवर द टेबल एंड रेस्ट इट इन ए few wooden blocks in such a way so that air can enter the chimney। अब देखो आपने इसे वुड के रोड पर लगाई है तो इसमें एयर जाने की आपके पास टू वे है एयर को जाने के लिए। एक तो एयर ऊपर से भी जा सकती है और यहाँ नीचे से भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने वुड की जो दो रॉड है उनके ऊपर चिमनी को लगाया है, तो यहाँ से एयर जाएगी और कैंडल बहुत इजीली बर्न होगा। और देखो फिर सेकंड कंडीशन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारी चिमनी है वो बिल्कुल, जो कैंडल है वो बिल्कुल सही जल रही है। सेकंड कंडीशन आपको मैंने क्या बताई थी, यहाँ से आपने जो वुड के जो ब्लॉक्स थे उनको रिमूव कर दिया। लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अब चिमनी को टेबल पर छोड़ दिया डायरेक्ट। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा कैंडल है बहुत स्लो फ्लेम के साथ बर्न होता है। फिर थर्ड कंडीशन में आपने क्या, देन पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, आपने इस ग्लास जो चिमनी थी इसके ऊपर एक ग्लास का प्लेट लगा दिया, इसको कवर कर दिया। अभी सेकंड में एयर यहाँ से एंटर हो रही थी, अब एयर को अंदर जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि आपने नीचे से दोनों वुड के रोड हटा दिए और ऊपर से आपने इसे ग्लास से कवर कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैंडल बंद हो जाएगा। तो देखो ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन, अब देखो क्या आता है, जो हमारा फर्स्ट था इसमें द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन डायग्राम ए बिकॉज एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो, नीचे से एयर एंटर कर रही थी। द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग इन डायग्राम बी बिकॉज एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, यानी बिल्कुल भी एयर नहीं जा रही थी, नीचे से नहीं जा रही बट फिर भी थोड़ा बहुत एयर थी तो वो स्लोली बर्न होती है। द कैंडल डज नॉट बर्न इन डायग्राम सी बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल, आपने ऊपर से भी कवर कर दिया, अब इसे एयर नहीं मिल पाएगा तो चिमनी जलना बिल्कुल, जो कैंडल है वो जलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, एयर का जो है वो बहुत नेसेसरी है कंबशन की प्रोसेस के लिए। तो हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कैंडल ही नहीं है तो क्या आप कंबशन की प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होना बहुत कंपल्सरी जिसका कंबशन इजीली हो सके। सेकंड हमने पॉइंट देखा एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि बर्निंग की प्रोसेस या कंबशन की जो प्रोसेस है उसके लिए एयर बहुत कंपल्सरी है। इसके लिए आप एग्जांपल बता दिया कि कैंडल के ऊपर जब कोई भी कैंडल है वो बर्न हो रही है, अगर आपने उसके ऊपर कोई ग्लास का आपने रख दिया, कांच का ग्लास उसे कवर कर दो, तो आप देखोगे कि जो कैंडल है वो बर्न होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर थर्ड हमारा जो नेसेसरी पॉइंट आता है वो आता है इग्निशन टेम्परेचर। देखो इग्निशन टेम्परेचर बताया था कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आप किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस को हीट देकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। उसे आप कोई भी, आप जैसे नोटबुक आपके पास, आप पर स्टडी कर रहे हैं तो वो नोटबुक जो है उस आपके पास सब्सटेंस है,
मतलब पेपर है आपका नोटबुक, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, आपके आसपास इन्वायरमेंट में एयर भी प्रेजेंट है यानी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, फिर भी उसका कंबशन क्यों नहीं हो रहा है। और एक आपके पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस अगर आप उसे डायरेक्टली एयर में रखेंगे तो वो जल जाता है। आपकी नोटबुक नहीं जल रही लेकिन आपका जो फॉस्फोरस आपके पास वो जल जाता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका पेपर है उसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और जो फॉस्फोरस है उसको जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो उसे रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाता है। तो जो हमारा पेपर है उसको हम जब हीट देंगे तभी वो जलना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने हीट देकर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे गैस स्टोव ऑन करते हैं तो हम लाइटर से उसे स्पार्क देते हैं, बहुत हल्का सा स्पार्क निकलता है, लेकिन उससे क्या होता है हमारा जो गैस स्टोव है वो जल जाता है, ब्लू कलर का एक फ्लेम आपको नजर आता है। तो उसका रीजन क्या है कि जो हमारा एलपीजी गैस है या पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। जलने का कारण क्या है, क्योंकि इन्हें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। कंबशन की प्रोसेस अगर इनमें देखनी है तो बहुत कम टेम्परेचर से हो जाते हैं, क्योंकि जो जैसे गैस स्टोव देखा आपने कि बहुत कम टेम्परेचर, बहुत हल्का सा स्पार्क निकलता है उससे वो ऑन हो जाता है, उससे ब्लू कलर का फ्लेम आ जाता है। और एक तरफ आपके पास वुड है, लकड़ी है आपके पास, लकड़ी को अगर आप जलाना चाहते हो तो क्या आप उसे एक मैच स्टिक से जला सकते हो, कभी नहीं जलेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। लकड़ी को जलने के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हमें उसको ज्यादा हीट देना पड़ता है। तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस के जलने के लिए बहुत कंपल्सरी है। जब तक उस सब्सटेंस का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को गेन नहीं कर लेगा तब तक वो सब्सटेंस कभी भी नहीं जलेगा। वही टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर है। देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो फायर को कैच कर लेता है और एक जलने की प्रोसेस, जो कंबशन की प्रोसेस है वो उसमें स्टार्ट हो जाती है, वही क्या इग्निशन टेम्परेचर। ए सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर, यानी जब कोई सब्सटेंस फायर को कैच नहीं करता है, एंड बर्न्स इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैट इज इग्निशन टेम्परेचर्स। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, जैसे फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जल जाता है। एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में आप लाइटर से उसे स्पार्क दोगे वो जलना स्टार्ट हो जाता है, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो देखो, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। The ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. एक तरफ आपके पास कैरोसिन ऑयल है, एक तरफ आपके पास वुड है, इनमें से किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, किसको जलाना आसान होगा हमारे लिए। तो जो कैरोसिन है वो जलना आसान होगा, लेकिन जो हमारे लिए वुड है उसको जलाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। आप एक मैच स्टिक से उसको जलाइए, उससे आप कैरोसिन को जला दो, क्या आप उसी मैच स्टिक से दूसरी न्यू मैच स्टिक आपने जलाई, क्या आप उसे वुड को जला सकते हो? वुड को हम नहीं जला सकते, क्योंकि वुड के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जो वुड है उसका टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई है। Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. जिन substance का ignition temperature बहुत low है वो substance क्या होंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, ये सब जो सब्सटेंस है वो कैसे हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी इनको जलने के लिए बहुत कम टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। अब जैसे इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है कि मान लो आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल आपने जला रखी है, और एक आपके पास कोई भी पेपर है उसके अंदर आपने वाटर डाल रखा है। एक पेपर है जिसमें वाटर नहीं है, जिस पेपर में वाटर है, मान लो इसमें वाटर प्रेजेंट है, ये दो पेपर कप्स आपने बना ली, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, इसमें वाटर एब्सेंट है। अब जिसमें वाटर प्रेजेंट है आप उसको जला रहे हो, तो जब आप उसको हीट दे रहे हो तो आपका पेपर जलना स्टार्ट नहीं होगा,
किसके कंपैरिजन, जिसमें वाटर नहीं है। तो इसमें वाटर नहीं है, ये पहले जल जाएगा, ये बाद में जलेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो इस कैंडल ने जो इसको हीट दी है, इस पेपर को, वो इस हीट के कारण जो पेपर का जो टेम्परेचर है वो इसमें प्रेजेंट वाटर के कारण क्या होगा, ये वाटर जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या कर देगा, इग्निशन टेम्परेचर कम कर देगा, इग्निशन टेम्परेचर को ये कम कर देगा, क्योंकि उस कीप के अंदर जो वाटर है वो वाटर कूल है। अब वो क्या करेगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देगा। तो जिसमें वाटर एब्सेंट था वो इजीली जल जाएगा, यानी उसमें कंबशन हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट था उसमें इजीली कंबशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ही वो सब्सटेंस जलना स्टार्ट होता है। तो कंडीशंस टोटल 3 नेसेसरी है। फर्स्ट हमने देखा कंबस्टेबल सब्सटेंस, सेकंड हमने देखा था एयर एंड ऑब्लिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। जब एयर की बात करते हैं तो कंबशन में सिर्फ हम ऑक्सीजन की पर फोकस करते हैं। थर्ड हमने देखा था इग्निशन टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ही कोई भी मटेरियल हमारा या सब्सटेंस जो है वो जलना स्टार्ट होता है। अब जब भी कहीं आग लगती है या जहां कहीं भी कंबशन हो रहा है तो कंबशन जो है वो कभी कभी कंबशन हमारे लिए यूजफुल भी है और कुछ कंबशन ऐसा है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब खाना बनाते हैं तो क्या होता है, खाना बनाते वक्त हम गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो वहां भी तो कंबशन हो रहा है। तो वो जो कंबशन का प्रोसेस है वो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हम फूड कुक कर रहे हैं। और मान लो कहीं फैक्ट्रीज में, किसी घर में, ऑफिस में कहीं भी आग लगी है तो वो जो कंबशन, वहां भी कंबशन हो रहा है, तो वो जो कंबशन का प्रोसेस है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो जब कंबशन का प्रोसेस हमारे लिए हार्मफुल होता है तो उस पर हम कंट्रोलिंग कैसे करें। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यही आता है, हाउ वी कंट्रोल फायर, यानी जब भी कहीं आग लग जाती है आप उस पर कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो देखो, बर्निंग और कंबशन प्रोड्यूसेस फायर, जब भी कहीं कंबशन का प्रोसेस होता है तो वो फायर को प्रोड्यूस करेगा, यानी फ्लेम निकलेगी। फायर इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, जितना फायर यूजफुल है उतना वो हार्मफुल भी है। वी मेक स्मॉल फायर इन ए गैस स्टोव टू कुक आवर फूड, फूड कुक करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस स्टोव ऑन करते हैं, यानी वहां भी फायर है, वहां भी कंबशन हो रहा है क्योंकि फ्लेम निकल रहा है। दिस इज ए यूजफुल फायर, विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक फूड, but when a fire breaks out in a house, an office, a factory, an oil tanker, a petrol pump or an electrical equipment, then the fire is harmful. जब पेट्रोल पंप पर, किसी घर में, ऑफिस में या फिर किसी व्हीकल्स की आग लगती है तो वो हमारे लिए एक हार्मफुल कंडीशन जनरेट कर देती है। तो ऐसे में हमें उस पर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो इट कैन कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जब कहीं हार्मफुल कंडीशन डेवलप होती है तो उससे हमारा लाइफ और जो भी प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या होगा, आपका वो लॉस का लॉस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंबशन पर या जो फायरिंग है उस पर कंट्रोल करना बहुत कंपलसरी है। Thus, a fire can be extinguished in 3 ways, आप उस पर कंट्रोलिंग 3 ways से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि जब भी कहीं कंबशन होता है या फायर का प्रोसेस या बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या क्या कंपलसरी था, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना कंपलसरी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी कहीं आग लगी आप उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को वहां से हटाओगे। तो क्या होगा, बाय रिमूविंग द फ्यूल ऑब्लिक कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस को वहां से रिमूव करना बहुत कंपलसरी है। बाय रिमूविंग द हीट को रिमूव, आप कंबशन के लिए हीट दे रहे थे ताकि वो एक इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सके। तो ये इग्निशन टेम्परेचर अगर आप किसी सब्सटेंस को नहीं दोगे तो वो नहीं जलेगा। तो जिससे आप टेम्परेचर दे रहे हो उस हीट को आप कम करो या रिमूव करो। बाय रिमूविंग द हीट, किसका यूज करके, वाटर का यूज करके कर सकते हैं। बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, हमने बोला कि कैंडल है, कैंडल को जलने के लिए एयर कंपलसरी है, अगर आप उसे एयर नहीं दोगे तो वो जल नहीं पाएगी। तो जो अगर कहीं आग लगी है तो आग लगने पर आप वहां एयर की जो सप्लाई है उसको बंद कर दो।
तो इन 3 वेज से हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी फायर लगी है, आग लगी है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका फॉर एग्जांपल आप देखो, बाय रिमूविंग द फ्यूल, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप रिमूव द फ्यूल हम क्यों बोल रहे हैं। मान लो कहीं भी किसी फैक्ट्री में आग लगी है, किसी पेट्रोल पंप पर आग लगी है, या घर में आग लगी है। मान लो जब घर के अंदर आग लगती है तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है कि हम फायर ब्रिगेड को बुलाने से पहले हम अपने लेवल पर कुछ ऐसा काम करें कि हम उस फायर पर कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी आग लगी है वहां से पहले तो उस सब्सटेंस को हम वहां से हटाएंगे कि जिस रीजन से आग लगी है। मान लो घर के अंदर आग लगी, घर के बाहर कोई व्हीकल खड़ा है, उसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप उस व्हीकल को वहां से हटाइए, क्योंकि पेट्रोल और जो डीजल है उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब इनका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, बहुत जल्दी ये आग को पकड़ लेंगे। या फिर घर के अंदर आग लगी तो एलपीजी सिलेंडर होगा, ऑब्वियसली बात है, तो वहां से आप उस सिलेंडर को हटाइए। या फिर कुछ फर्नीचर वगैरह होंगे जो लकड़ी के बने हैं, आप उनको वहां से हटाइए। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने नाते हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन सब्सटेंसेस को हटाएंगे जिनके कारण आग लगी है। जब उनको हटा देंगे तो आग तो लग चुकी, लेकिन उस आग को और स्प्रेड ना हो और ज्यादा ना फैले, इसके लिए हम सबसे पहले उन सब्सटेंसेस को वहां से रिमूव करेंगे। तो देखो, ए फ्यूल और कंबस्टेबल सब्सटेंस इज ए फूड फॉर फायर। अभी हमने देखा कि जो भी फायर की प्रोसेस होती है उसके लिए फूड है कौन, कंबस्टेबल सोर्स। So when fire starts in a room, all the combustible substance like furniture, मान लो एक रूम में आग लगी है तो सबसे पहले आप वहां से फर्नीचर हटाओगे, क्लॉथ्स एंड बुक्स एक्सेट्रा विच कैन बर्न इजिली, क्योंकि ये बहुत इजिली बर्न हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले इन सबको हटाओगे वहां से। शुड बी रिमूव्ड एट वंस सो दैट फायर मे नॉट स्प्रेड। अगर आप कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को हटा दोगे, रूम में आग लगी, आपने वहां से फर्नीचर, क्लॉथ्स और बुक्स को हटा दिया, ये बुक्स पेपर की बनी है, इन सबको आपने हटा दिया, तो जो आग लगी वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी। अगर ये सब्सटेंस वहां मौजूद रहेंगे तो क्या होगा, आग बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। तो आग की जो स्प्रेड है उसको, फायर की स्प्रेड को रोकने के लिए आप क्या करोगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस को वहां से रिमूव कर दोगे। फिर देखो, कभी कभी क्या होता है, आग लगने के बाद हमारे पास हम उस सब्सटेंस को वहां से नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी का आएगा। देखो, इफ पॉसिबल कुकिंग गैस सिलेंडर शुड बी रिमूव्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच्ड ऑफ। जब भी कहीं आग लगती है, एलपीजी सिलेंडर हटाओ, कोई व्हीकल खड़ा है जिसमें पेट्रोल डीजल, आप उसको हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है आप उसको ऑफ कर दीजिए। इफ द फायर इज नियर ए पाइल, या मान लो कहीं भी आग लगी है और आपके आसपास एक लकड़ी का बहुत ज्यादा ढेर है, तो आप क्या करोगे, उस लकड़ी के ढेर को वहां से हटाओगे या नहीं हटाओगे। तो हम सबसे पहले उस लकड़ी के ढेर को वहां से हटाएंगे, क्योंकि जो लकड़ी है वो क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है हमारा। कंबस्टेबल सब्सटेंस होने के कारण वो आग को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर देगी, वो फैला देगी उसको, तो बहुत हाईली रिस्की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले हम वो लकड़ी के ढेर को हटाएंगे, फिर हम अपने लेवल पर और भी करेंगे। देखो, a pile of wood that could provide fuel to keep the fire going, the pile of wood should be removed from there as soon as possible। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप उनको हटा दो। फिर आता है, it is however usually not possible to remove all the combustible material फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर। जितना पॉसिबल आज से हो सके आप कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को वहां से हटा दीजिए ताकि आग स्प्रेड ना हो। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां से हम कंबस्टेबल सब्सटेंस को नहीं हटा सकते। तो देखो, ऐसे में फिर हम क्या करेंगे कि जो हीट, जो आग लगी है उस पर हम कंट्रोल करेंगे। कंबस्टेबल सब्सटेंस को तो आप नहीं हटा पा रहे, लेकिन आप वहां पर वाटर तो डाल सकते हैं। जहां कहीं भी आग लगी है आप वाटर इजीली डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं उस जगह पर, तो आप आग पर कंट्रोल कर पाएंगे थोड़ा बहुत। तो देखो, हमारा नेक्स्ट इसमें क्या क्या आता है, रिमूव द हीट। जो हीट है, जो टेम्परेचर वहां का इंक्रीज हुआ है, तभी तो आग लगी है। इग्निशन टेम्परेचर तक कोई सब्सटेंस पहुंचा, उसी रीजन से आग लगी। यानी आप टेम्परेचर को कम कीजिए। टेम्परेचर को आप कम कैसे कर सकते हैं
वाटर का यूज करके, मान लो कहीं भी आग लगी है, वहां आप वाटर डालते हैं, तो वाटर डालने से आग लगना, आग जो लगी हुई है वो बंद क्यों हो जाती है, कंबशन बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप वाटर डालोगे, वाटर डालने से क्या होगा, वहां जो सब्सटेंस प्रेजेंट है जिनके कारण आग लगी है, उनका टेम्परेचर क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो जो कंबशन है वो प्रोसेस अपने आप रुक जाएगा, या फिर क्या होगा, जब आप वाटर डालते हो तो उसका वेपर बनेगा। मान लो कहीं भी ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस पर ऐसे आग लगी है, ये सब्सटेंस हमारा ऐसे जल रहा है, जब भी आप इस पे वाटर डालोगे तो ये वाटर हमारा क्या होगा, ये जो आग लगी हुई है ये इस आग से होते हुए इस सब्सटेंस तक पहुंचेगा। जो हमारा वाटर है वो इस सब्सटेंस तक कैसे पहुंचेगा, इन आग से होते हुए पहुंचेगा। जब आग से होते हुए हमारा वाटर इन सब्सटेंस तक पहुंच रहा है तो ये क्या करेगी, इसकी वेपर बनेगी, और वेपर बनने के बाद वो क्या करेगी, इस सब्सटेंस को कवर कर लेती है। तो वाटर का यूज करके भी, यानी आप हीट को रिमूव करके भी, जिस रीजन से, जिस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद कोई आग लग रही है, तो आप उस टेम्परेचर को कम करके, यानी आप वाटर से उस टेम्परेचर को कम करके भी आग पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो देखो, बाय यूजिंग वाटर, वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, इट कैन बी यूज ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर एक्सेट्रा आर ऑन द फायर। जब कहीं आग लग जाती है तो यानी वुड के कारण, पेपर के कारण अगर आग लगी है तो आप वाटर का यूज इजीली कर सकते हैं। और मान लो कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग रही है, तो क्या हम वहां वाटर का यूज कर सकते हैं, हम वहां वाटर का यूज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगर आप वहां वाटर का यूज करोगे तो वाटर का पाइप आपके हाथ में, वाटर आप डाल रहे हो, तो क्या होगा, वाटर जब आप वहां डालोगे जहां आग लगी, तो वहां से ही जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिस शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, तो वो करंट आप तक पहुंच जाता है और आपको झटका लग सकता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं आग लगे तो वहां पर हम वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि आप तक करंट आ जाएगा। या फिर मान लो किसी पेट्रोल पंप पर आग लगी है, डीजल के कारण आग लगी है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर आप वाटर नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो वाटर है वो डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, जो भी ऑयल है, उनकी कंपैरिजन वाटर लाइट वेट है, वाटर हैवी है। वाटर हैवी होने के कारण, यानी जो हमारे ऑयल है वो लाइट वेट है। ऑयल लाइट वेट होने के कारण क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर रह जाएगा। तो ऑयल, वाटर नीचे चला गया, ऑयल के कारण आग लग रही है, तो ये ऑयल, जिस ऑयल के कारण आग लग रही है, उस ऑयल को हम, वो सरफेस पर आ गया, उस सरफेस पर आने के बाद उससे कंटिन्यू आग तो लगती ही रहेगी, क्योंकि हमारा वाटर जो है वो नीचे चला जा रहा है। नीचे चला जाएगा तो वो इग्निशन टेम्परेचर को कम नहीं कर पाएगा। तो जब भी पेट्रोल के कारण आग लगती है तो हम उसके लिए वाटर का यूज नहीं कर सकते। तो जब इलेक्ट्रिसिटी यानी शॉर्ट सर्किट और पेट्रोल के या डीजल या किसी ऑयल के कारण कहीं भी आग लग रही है तो हम उसको वाटर की हेल्प से उसे कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। Water cannot be used if electrical equipments are on the fire because water conducts electricity and can harm those trying to put out the fire. अगर आप फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज करें और फायर लगी हुई है, शॉर्ट सर्किट या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रीजन से आग लगी है, तो अगर वहां आप वाटर यूज करोगे तो वाटर एक गुड कंडक्टर है, करंट आप तक पहुंचेगा और आपको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। और अगर पेट्रोल, डीजल या किसी ऑयल के कारण भी कहीं आग लग रही है तो वहां पर भी आप वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर हैवी है, वाटर नीचे चला जाएगा और जो हमारा ऑयल है वो सरफेस पर रह जाएगा। जब ऑयल तक वाटर नहीं जा पा रहा है, वहां तक वो रह नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं होगा और आग पर हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो जब भी कहीं आग लगती है, कहीं कंबशन होता है या फायर कहीं भी होता है,
तो उसमें सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के कारण आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप इस रीजन को जाने कि आग किसके कारण लगी है। अगर नॉर्मली वुड, पेपर, इन सब के कारण अगर आग लग रही है तो आप वहां वाटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के कारण आग लग रही है तो आप उसके लिए वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो रिमूव द हीट को रिमूव करके भी हम बहुत हद तक फायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कट ऑफ एयर सप्लाई। एयर सप्लाई को बंद करके भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं फायर पर। वो कैसे, देखो अभी जैसे हमने नेसेसरी कंडीशंस में देखा था कि जो कैंडल है उसको आप ग्लास से कवर कर देते हैं तो क्या होगा, कैंडल जलना बंद हो जाएगी क्योंकि उसे एयर नहीं मिल रही है। तो एयर की सप्लाई आप कैसे रोक सकते हैं? मान लो किसी पर्सन की आग लग जाती है और जब उसकी आग लग जाती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, या तो वाटर डालते हो। वाटर नहीं डालोगे, सबसे बेस्ट क्या आता है इसमें कि आप उसे ब्लैंकेट से कवर कर दो। जब आप उसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो क्या होगा, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जितना स्पीडली पहले पहुंचा था ऑक्सीजन अब नहीं पहुंच पाएगा और आग जो है वो बुझ जाती है। या फिर आप सेकंड एग्जांपल इसमें ये देख सकते हो कि जब भी आग लगती है उसकी हम कंट्रोलिंग के लिए ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। ऐसे सिलेंडर हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज या फिर आपके लेबोरेटरीज में आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर देखे होंगे। इन सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ एक नॉब होता है, जब आप इस नॉब को ऑन कर देते हैं तो यहाँ से बहुत स्पीडली आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, जो भी सब्सटेंस आपका जल रहा था, ये सब्सटेंस जब आपका जल रहा था, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगी, स्पीडली आएगी और हमारे इस मटेरियल को क्या कर लेगी, जो सब्सटेंस हमारा जल रहा था इसको ऐसे कवर कर लेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसको कवर कर लेगी। अब क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। जब इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन सब्सटेंस तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या आग लग पाएगी? फिर आग लगना धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाती है। तो देखो, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड is the best fire extinguisher to put out fire caused by inflammable materials like oil, petrol, electrical equipments। जब भी कभी ऑयल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रीजन से आग लगती है तो हमने बोल दिया कि वाटर का तो हमें वहां यूज करना ही नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण आग लग रही है तो करंट आप तक आएगा। पेट्रोल, डीजल के कारण आग लग रही है तो पेट्रोल जो लाइट वेट है वो सरफेस पर आ जाएगा और वो जलता रहेगा क्योंकि वाटर तो नीचे चला गया। तो इस रीजन से हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर का यूज करते हैं। ये सिलेंडर क्या होगा, बहुत तेजीली इनसे गैस आएगी, स्पीडली गैस आएगी। वो स्पीडली जो गैस आएगी वो सब्सटेंस को कवर कर लेगी तो वहां तक ऑक्सीजन का सप्लाई अब नहीं हो पाएगा। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर। एयर की कंपैरिजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के कंपैरिजन ये हैवी है। एंड इट कवर्स द फायर। हैवी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके कंपैरिजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन, तो ये उस सब्सटेंस को कवर कर लेगी। एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उस सब्सटेंस तक हमें ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देगी। एंड पुट्स आउट द फायर, और फायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर। लिक्विड फॉर्म में उसे हाई प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। जैसे ही आप नॉब खोलोगे वहां प्रेशर कम, और वो जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जो गैस थी, प्रेशर को कम करोगे तो वो बाहर जब आएगी तो गैस की फॉर्म में बाहर आएगी और बहुत स्पीडली आएगी। Chemicals like sodium bicarbonate यानी बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका यूज करके भी आप फायरिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। और कौन सी फायर पर आग किस रीजन से लगी हो, फॉर एग्जांपल जब ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण अगर आग लगी है तो वहां पर आप किसकी हेल्प से कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो कंबशन की प्रोसेस के लिए आपके पास फ्यूल होना बहुत कंपल्सरी है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि कंबशन के लिए एयर नेसेसरी था। आपके पास पेपर है, आपके पास हीट है देने के लिए, लेकिन आपने उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो जलना बंद हो जाएगा, उसमें कंबशन नहीं हो पाएगा। तो एयर भी नेसेसरी पॉइंट था हमारा। फिर हमारे थर्ड पॉइंट देखा था कि आपके पास पेपर है, आपके पास उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, आपने जैसे नोटबुक खोल के रखा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके पास सब्सटेंस है, लेकिन वो पेपर जलना क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमने थर्ड पॉइंट इसी में देखा था कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कंबशन की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जब तक उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलेगा उसमें कंबशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और फिर हमने देखा था जब भी कंबशन हो जाता है तो कुछ कंबशन ऐसे थे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो बेनिफिशियल है, फॉर एग्जाम्पल आप फूड बनाते हैं, फूड को बनाने के लिए हम गैस स्टोव को ऑन करते हैं, तो जो वहां जो कंबशन हो रहा है गैस स्टोव में, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर कहीं घर में, ऑफिस में, कहीं फैक्ट्रीज में अगर आग लग जाती, कंबशन हो रहा है वहां, तो ये एक हार्मफुल कंडीशन है, तो हमें इस पे कंट्रोलिंग करना है। तो हम क्या करेंगे कंट्रोलिंग के लिए? जो कंडीशंस नेसेसरी थी उनको आप रिमूव कर दो वहां से। तो फॉर एग्जांपल जिस रीजन से आग लगी, जिस सब्सटेंस से आग लगी, आप उस सब्सटेंस को वहां से हटा दो। तो सबसे पहले आप कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उसको वहां से आप रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव कर दोगे तो फिर जो आग लग चुकी है वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी। सेकंड हमने देखा था कि जो हमारा हम उस जो आग लगी है उस पर हम कंट्रोलिंग वाटर का यूज करके कर सकते हैं। तो जहां भी आग लगी आप उसमें वाटर डालिए, वाटर डालोगे तो क्या होगा, जो आपका इग्निशन टेम्परेचर था, हमने बोला इग्निशन टेम्परेचर नेसेसरी है, तो आप इग्निशन टेम्परेचर को हटा दो वहां से, तो क्या होगा, आप कंबशन जो है वो रुक जाएगा, फायर पर कंट्रोल हो जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, वाटर का। लेकिन वाटर का इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कहाँ यूज नहीं कर सकते, जब आग किसके कारण लगी हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या पेट्रोल डीजल के कारण अगर आग लगी है तो वहां पर हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। इसी में थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि आप एयर की सप्लाई बंद कर दो, क्योंकि हमने पढ़ा कि एयर नेसेसरी है, जो चीज नेसेसरी आप उनको रिमूव करते जाइए, आप एयर को रिमूव कर दीजिए, वहां से एयर की जो सप्लाई है उसको बंद कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आप इसका यूज करके भी क्या कर सकते हैं, एयर की सप्लाई को बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन हैवी है और वो सब्सटेंस के चारों तरफ कवरिंग कर लेगी। तो इस रीजन से क्या होगा, वहां तक ऑक्सीजन गैस नहीं पहुंच पाएगी और हम फायर पर कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो टोटली हमने जो कंबशन का जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ कंप्लीट होता है। हमने कंबशन में स्टडी किया है, कंबशन क्या है कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप जलाते हो उससे हीट और लाइट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक कंबशन का प्रोसेस है, इसके लिए एयर एक नेसेसरी था। और फिर हमने देखा कि कंबस्टेबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि टाइप्स कंबशन के, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन के बारे में पढ़ा। और जो हमारा आज का सेशन था उसमें हमने पढ़ा कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी थी, और अगर कंबशन जो हार्मफुल कंबशन है, यूजफुल कंबशन नहीं लेकिन जो हार्मफुल कंबशन है उस पर आप कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। तो इन इतने पॉइंट्स के साथ जो हमारा इस चैप्टर का जो कंबशन का पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। हमारा जो अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे, फ्लेम क्या है। और फ्लेम आपने डिफरेंट कलर की फ्लेम देखी होगी, वो डिफरेंट कलर फ्लेम के क्यों होते हैं, जैसे येलो फ्लेम, कैंडल की जो फ्लेम है वो येलो कलर की है, लेकिन जो गैस स्टोव की जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की फ्लेम है। तो ये फ्लेम के कलर क्यों है, इन सब के बारे में, फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है, और जो फ्यूल है उस फ्यूल का जो अच्छा फ्यूल है, जो गुड फ्यूल है, उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, और जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट डलता है। तो इन सब पॉइंट्स को हम हमारे अपकमिंग सेशन में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।